नमस्कार आप सभी को। काफ़ी लेट आज लाइव जा रही हूँ। टाइम ही अभी मिला पूरे दिन भर में और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे लाइव ज़रूर जाना चाहिए। राम राम अमित जून जी, नमस्कार राहुल कुमार जी, राम राम सूरत सहारण जी, हेलो सुमित ढुल जी भाई, राम राम भाई राकेश नटवाड़िया किरढ़ान, नमस्कार एडवोकेट रविंद्र काले रमन जी, नमस्ते पुनीत सिंधु जी, राम राम अंकित कल्याण जी, राम राम जगदीश सिहाग जी, सलीम लंग्या जी, मोहित धोनचक जी, सैन सुखविंदर सोखी, सोनू शर्मा, प्रदीप हुड्डा, डीपी कुलदीप सैनी, रोहित यादव, हरविंदर सिंह पूनिया, संदीप वर्मा, अरविंद घनघस, अवधेश अलंबा, रवि शेखावत, दीप जी, अनिल पवार जी, गौरव सांगवान जी, अनिरुद्ध सैनी जी, मेरी सबको राम राम है। राम राम नमस्ते। आज मैं बात करना चाहती हूँ जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बयान हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट में जो नॉन स्किल्ड जॉब्स हैं जैसे कि चपड़ासी, पियन, चौकीदार, उस पे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लगेगा। वहां पे 75% रिजर्वेशन हम लागू रखेंगे हरियाणा वासियों के लिए। अब ये बड़ा ही ना आ, क्या बोलूं, एक लॉलीपॉप है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है और मैं उसको साबित कर सकती हूँ यहीं पे ही बैठ के। वाई आई एम सेइंग सो, प्राइवेट में कोई चौकीदार लगने के लिए, हरियाणा में प्राइवेट किसी कंपनी में चौकीदार लगने के लिए बाहर से कौन आएगा? हरियाणा में कौन से प्रदेश से इतनी दूर आएगा? गवर्नमेंट की बात होती ग्रुप डी में, गवर्नमेंट ग्रुप डी की जॉब होती तो मैं मान सकती हूँ बाहरी आ सकते हैं। प्राइवेट में क्या करने के लिए आएगा? तो फिर आपका कानून है जो कि 50,000 रुपए की सैलरी तक आप हरियाणा वासियों को 75% नौकरी देंगे, तो वो 50,000 क्या सैलरी आप चौकीदार को देने वाले हो, चपड़ासी या पीएन को देने वाले हो? चपड़ासी एंड पीएन, आई डू नॉट नो कि इसमें क्या डिफरेंस है ज्यादा। तो उनको आप 50,000 सैलरी देने वाले हो, तो 50,000 सैलरी की बात किसके लिए की गई है? 50,000 सैलरी कोई स्किल्ड आदमी लेके जाएगा? कोई स्किल्ड जॉब वाला ही लेके जाएगा ना? या चपड़ासी या पीएन को आप दे देंगे या चौकीदार को दे देंगे उतनी सैलरी? ऊपर से आपको मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जितनी भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो कोई ना कोई स्किल्ड बेस्ड ही रहती हैं। जैसे फार्मेसी होगी, राइट, या जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट मेकिंग होगी, कोई इंजीनियरिंग टूल्स वाली होगी, तो उसमें 75 से 80% जो नौकरियां होती हैं वो स्किल्ड लोगों के लिए ही होती हैं। तो आप अपनी बयानबाजी देखें कैसी चलती आ रही थी। सियासत में बताती हूँ लोगों को क्या होती है। इलेक्शन से पहले क्या था? 75% रोजगार देंगे यदि आपने हमें बना दिया तो। ठीक है जी, आपकी सरकार बन गई, 75% रोजगार। देन दे विल कम टू दिस पॉइंट कि नहीं, 75% रोजगार सभी नौकरियों में नहीं बोला था हमने, पब्लिक में नहीं बोला, गवर्नमेंट नौकरियों की बात नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट की कर रहे हैं। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है भी नहीं, आप कर भी नहीं सकते थे। लेकिन जब आपने ये जुमला फेंका था तब आपने प्राइवेट और पब्लिक नहीं बताया था लोगों को। और लोग 80% नहीं समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको नहीं पता है कि गवर्नमेंट में आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप जो ये बयानबाजी करते हैं ना, ये जानबूझ के टारगेट करके करते हैं। आपको पता है लोगों को नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन या लीगैलिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट। तो आपने कहा 75% रोजगार देंगे, फिर आपकी सरकार आ गई, आपने कहा 75% प्राइवेट में रोजगार देने की बात कर रहे थे। ठीक है, प्राइवेट में हमने मान लिया। फिर अब आप कहते हो कि 75% रोजगार, अरे हम तो नॉन स्किल्ड में कह रहे हैं, स्किल्ड में कह ही नहीं रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट देके तो आपने हरियाणा के युवा की ना बेइज्जती की है। आप ये कहना चाह रहे हो कि हम लोग चपड़ासी लगने के लायक हैं, हम लोग चौकीदार लगने के लायक हैं, हम लोग स्किल्ड के लिए क्यों नहीं है लायक? ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ सरकार से। तो फिर ये स्किल एजुकेशन के ऊपर इतने बजट का खर्चा कर क्यों रहे हो? ये स्किल यूनिवर्सिटी, स्किल स्कूल, स्किल एजुकेशन, स्किल ये, स्किल फलाना, स्किल ढिमका, जरूरत क्या है फिर?
ऑटोमेटिकली ना जो झाड़ू लगाने वाला है, ऑटोमेटिकली जो चौकीदार है, उसमें हरियाणा के ऑटोमेटिकली 75 से 80% लोग लगेंगे ही लगेंगे। उसके लिए कोई कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी। बाहर का कोई बंदा आके यहाँ चौकीदारी नहीं करेगा 5-7 हजार रुपए में, इतने में तो उसका रहने खाने का नहीं हो पाएगा। इससे ज्यादा प्राइवेट वाला देगा भी नहीं, 50,000 नहीं देने वाला प्राइवेट वाला किसी चौकीदार को। तो उन जो चीजें ऑटोमेटिकली होंगी ना, उनका श्रेय कृपया सरकार लेना बंद करे, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कहते हैं ना एग्जेम्पशन की आपने बात की स्किल्ड वाली चीज में, कि हमने एग्जेम्पशन दी है, नहीं 75% वहां पे भी लागू है स्किल्ड में भी, लेकिन वहां पे इंडस्ट्री को एग्जेम्पशन रहेगी कि यदि उनके अनुसार उन्हें स्किल नहीं मिला तो वो औरों को ले सकते हैं। कमाल की बात है, आप अपने लॉ में जानबूझ के फ्लॉस छोड़ रहे हैं, आप फ्लॉड लॉ जानबूझ के बना रहे हैं, लूप होल्स आप जानबूझ के डाल रहे हैं। और उस एग्जाम्पशन की क्या गारंटी है कि वो एग्जाम्पशन 10% तक ही रहेगा, 20% तक रहेगा? मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैंने हरियाणा में एक इंडस्ट्री लगा ली, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूं मैंने हरियाणा में एक इंडस्ट्री लगा ली और मुझे हरियाणवी नहीं चाहिए, तो मैं तो एग्जाम्पशन का ना जम के दुरुपयोग करूंगी एग्जाम्पशन वाले क्लोज का। और मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी मैंने हरियाणवियों को लेना ही नहीं है, मैंने एग्जाम्पशन वाला वो रूल लगा देना है, मैंने कहना है कि मेरे पास तो मुझे तो कोई हरियाणवी स्किल बेस लग ही नहीं रहा है और मैं 100% बाहर वालों को ले आऊं। ला सकती हूं मैं, क्योंकि आपने अपने लॉ में ये लिखा हुआ है। ये है एक लूप होल बहुत बड़ा। यदि आपकी इच्छा शक्ति होती तो आप स्किल बेस्ड में करते 75%, यदि आपकी इच्छा शक्ति होती तो स्किल बेस्ड जॉब्स में लेके आते। लेकिन जहां आप पब्लिक में ही कुछ नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां आप प्राइवेट में क्या करेंगे? हमारी गवर्नमेंट जॉब्स ही जा रही हैं। 1/3 HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जो सिलेक्शंस थे मैंने बताए थे, 1/3 उसमें बाहर के लोग हैं, 33% बाहर के लोग हैं। मतलब SDM बाहर ही बनेंगे। अभी SDO की भर्ती हुई, 22 केवल हरियाणा के थे 99 में से, बाकी बाहर के थे। तो SDO भी बाहर के बनेंगे। पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, उसमें 11 लोग 17 में से बाहर के थे, 17 या 18 थे कुछ टोटल, तो वो भी। तो जितने मतलब SDM हैं, SDOs हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट होंगी, और जहां पे रिजल्ट सामने आ जाते हैं, हमें देखने को मिल जाता है कि हरियाणा से नहीं है, डोमिसाइल नॉन डोमिसाइल वो डिस्क्लोज कर देते हैं थोड़ा बहुत, जिस भी पोस्ट का आता है उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि बाहर के ही लग रहे हैं। आप पब्लिक नहीं बचा पा रहे हैं और आप प्राइवेट में अब बयानबाजी करके ना उसे बहुत, यू हैव ड्रूप डाउन टू वेरी लो लेवल, आप बहुत नीचे उस चीज को लेके जा रहे हो। और उसको लेके जाने के चक्कर में ना, सिर्फ अपनी स्टेटमेंट प्रूव करने के चक्कर में आपने बेइज्जती कर दिया हरियाणा के युवाओं की। मैं यहां बताती हूँ कि हरियाणा के युवा नंबर 1 है। हम प्रशासनिक सेवा में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS की बात कर रही हूं, उसमें रैंक 1 लेके आए हैं, हम नंबर 1 हैं। ये सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है और सबसे उच्च सेवा होती है प्रशासनिक सेवा, सिविल सेवा भारत की, उसमें हम रैंक 1 आए हैं। लेकिन हमारी सरकार हमें रैंक 1 लेके आई है बेरोजगारी में, तो हम कहीं कम नहीं है। हमारे यहाँ के युवा हजारों की तादाद में सिलेक्ट होते हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। तो जब हमारे स्किल वहां पे रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, तो हमारे स्किल हमारे स्टेट में क्यों नहीं रिकॉग्नाइज हो सकते? क्या कारण है? यहां कुछ हम स्किल नहीं दिखता है। आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, आपके प्रवक्ता ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा गलत है। आप लोग मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों का, है नहीं है हमारे बच्चे ऐसे। हम पढ़ाई में भी आगे हैं, हमने प्रूव किया है, हम खेलों में भी आगे हैं, हमारे बच्चे, हमारे युवा बॉर्डर्स पे भी खड़े हैं। हम किस चीज में कम है आप ये बताइए? हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम लहराया हुआ है। यदि आप में इच्छा शक्ति हो ना, तो आप इसको लागू करते। अब मैं आपको बताती हूं कि ये लॉलीपॉप क्यों है। दूसरा कारण इसका कि आंध्र प्रदेश ऐसा ही लॉ लेके आया था 75% रिजर्वेशन का वहां के युवाओं के लिए।
जो चैलेंज हो गया उधर की हाई कोर्ट में, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में, हमसे पहले वो लॉ लेके आए हैं और वहां पे जज ने देखते ही कह दिया प्राइमा फेसी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है। तो आप समझें इस चीज को, यहां पे भी लेके आओ, उसको पूरा बनाओ, 75% रिजर्वेशन इन जॉब, 75%, 75% आरक्षण जॉब्स में। पहली बात तो यहाँ जॉब नहीं आ रही, कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही, जॉब कहां से आएगी? कोई नई इंडस्ट्री तो यहाँ पे लगे। और पुरानी इंडस्ट्रीज में कितने रोजगार क्रिएट हो रहे हैं, वहां से तो छटनी चल रही है, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, बुरे तरीके से छटनी चल रही है। कोरोना काल के बाद कोई नया जॉब क्रिएट नहीं हुआ है, तो कैसे होगा? क्या इस सरकार में इतनी हिम्मत है कि ये श्वेत पत्र एक दे सके, एक व्हाइट पेपर पे लिख के दे सके कि हम अगले 4 साल में इतनी जॉब्स देंगे हरियाणा के युवाओं को? क्यों मजाक बना दिया हमारा? कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, चपड़ासी, पीएन, चौकीदार, कमाल की बात हो रही है, कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब हरियाणा के युवा को तो बिल्कुल ना ड्रम समझ लिया, हर जगह से बजाओ इसको। सोशियो इकोनॉमिक वाला एंगल, सोशियो इकोनॉमिक की साइड से मारे गए हमारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनके पास नंबर नहीं है, वो कहीं के नहीं रह रहे। सीईटी फॉर्म में इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी बार बोल लिया, इतनी बार कह लिया वो चीज, इतने बच्चे लिखे जा रहे हैं उस चीज को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम एलिजिबिलिटी ले किसी टेस्ट के लिए, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हमें 3 साल के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। क्यों ये इतने मल्टी स्टेप्स क्यों डाले जा रहे हैं? और इतने मल्टी स्टेप्स यदि डाल रहे हैं तो प्रोसेस स्पीडी तरीके से क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? उसको स्पीड अप क्यों नहीं किया जा रहा है? उसको डिले क्यों किया जा रहा है? जो भी आपके लूप होल्स होते हैं किसी भी चीज में, उसको ठीक क्यों नहीं करते हैं? उसको एकदम इतना लंबा क्यों खींच देते हैं? यदि सीईटी का आपका था तो उसको इतना लंबा खींच दिया, लूप होल्स के साथ उसे चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। उसको फटाफट करके फटाफट एग्जाम करवाओ। मल्टीपल स्टेप्स बना दिए ना, पहले उस चीज से पैसा मिलेगा उसके फॉर्म से, फिर उस चीज से पैसा मिलेगा, फिर उस चीज से पैसा मिलेगा, फिर उस चीज से पैसा मिलेगा, इतने कर दो। और आंदोलन और इनके अलावा कुछ आता ही नहीं। फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ये हाल है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जो बोला था वो किया नहीं, जो बोला था उससे पलटते ही चले गए। स्टेज बाय स्टेज, हर एक स्टेज पे पलटते चले जा रहे हैं। हर एक स्टेज पे कहते हैं कि हमने लॉ में कहा नहीं लिख रखा है, ये स्टेटमेंट आई है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि लॉ कितने लोग डिटेल में पढ़ते हैं? कि 99% लोग लॉ नहीं पढ़ेंगे। आप जो बोलते हैं ना, जो आपकी स्टेटमेंट होती है मुख्यमंत्री साहब की, उप मुख्यमंत्री साहब की, उस स्टेटमेंट पे लोग जाते हैं, लोग लॉ नहीं पढ़ेंगे। आपने एग्जाम्पशन का उसमें क्लॉज डाल रखा है, मैं जानती हूं उसको, एग्जाम्पशन के क्लॉज को, 5A समथिंग कुछ ऐसा है वो क्लॉज, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। लेकिन पढ़ेगा कौन उसे? समझाना किसकी जिम्मेदारी है? बताना किसकी जिम्मेदारी है? विकास जांगड़ा जी कहते हैं जींद में कोर्ट चपड़ासी की भर्ती में 7 में से 2 बाहर के थे जी। विकास जांगड़ा जी, कोर्ट की भर्ती थी वो, कोर्ट की, ठीक। मैं यहां पे प्राइवेट की बात कर रही हूं। प्राइवेट भर्तियों में ये कह रहे हैं कि चपड़ासी और जो चौकीदार हैं वो हरियाणा के लगेंगे 75%। मैं कह रही हूं इसके लिए लॉ लाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही लग जाएंगे। इसके लिए वी डू नॉट नीड एनी लॉ। इसी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहूंगी सरकार से कि थोड़े संवेदनशीलता के साथ बयान दें। हम लोग ग्रुप डी लगने के ही लायक नहीं है, उसी लायक आपने छोड़ दिया। वैसी बयानबाजियां चल रही हैं। एसडीओ के बारे में जब बात आई थी तब सेम बयानबाजियां चल रही थी, विच इज वेरी रॉन्ग। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, आपको जैसे समझने से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप लोगों ने एक बार बोल दिया, बस बोल दिया, और जो बोल दिया उसको डिफेंड करते चलते हैं। कमाल की बात है। मतलब कोई तो इंसान हो पूरी इस्टेब्लिशमेंट में, पूरी गवर्नमेंट में, जिसको गलत लग रहा हो, और गलत लगता भी है ना तो मन मार के सही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट में है, ठीक है। विपक्ष इसको गलत बोलेगा ही बोलेगा क्योंकि वो विपक्ष है, उनका बोलना बनता है। यदि वो सरकार में होते तो स्टेटमेंट्स अलग अलग होती। अगर इनसे कोई पूछे कि आज आप विपक्ष में होते तो इसको सपोर्ट करते, कोई ना सपोर्ट करता। तो सियासत चल रही है बस, और बच्चों को समझ लिया खिलौना, बस खिलौने की तरह इनके साथ खेलते रहो, इनकी भावनाओं के साथ खेलते रहो, इनके करियर के साथ खेलते रहो, बस खेलते रहो इनके साथ, चाहे जैसे भी खेल सकते हो।
तो वही सब कुछ चल रहा है। क्या क्या बड़ा महान काम कर दिया आपने 75% चौकीदारी के लिए रिजर्व करवा के? कौन सा बड़ा महान काम है ये? महान काम जब मानते जब स्किल्ड जॉब्स में करवाते आप, क्योंकि 80% जॉब्स गवर्नमेंट इसमें प्राइवेट फर्म्स में स्किल्ड ही होती हैं। 20% जॉब्स के लिए चौकीदार या पीएन की जॉब के लिए जो आपने महान कार्य किया है ना, उसके लिए हम तो श्रेय आपको देते नहीं कतई भी, इतना सा भी। मैं तो इस बयान की ओपनली निंदा करती हूं। बहुत ही शर्मनाक बयान है और मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगा सुन के। एंड आई थॉट आई मस्ट कम लाइव ऑन दिस। मैं चुप रह ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता है। मुझे चाहे यहाँ पे कोई कुछ कह ले, मेरे से चुप नहीं रहा जाएगा। मैं बोलूंगी बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि गलत हो रहा है हमारे साथ। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है कहीं पे भी, ना गवर्नमेंट में हो रही है, ना प्राइवेट में हो रही है, ना कुछ है, ना सरकार में इच्छा शक्ति है कि उसे ठीक कर सके। यदि आप में से किसी के कोई भी सवाल हैं तो मैं सवाल लेती हूँ। मैं बहुत टाइम से ईमेल्स चेक नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। मैं अभी 2 दिन के अंदर अंदर ही सारे ईमेल पढ़ती हूँ। जो जवाब देने लायक होंगे मैं जवाब दे दूंगी तुरंत ही, और जो मुझे ऐसा लगेगा, कई बिल्कुल ही मैं कहूँगी बहुत ही ठीक से ईमेल्स नहीं होते हैं। आप मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम इसकी आरटीआई लिख के दे दो, इसको एप्लीकेशन कैसे लिखूं, मैडम इसका सिलेबस बता दो। तो ऐसे सवालों को मेरे ख्याल से आप लोग खुद टैकल कर सकते हैं। सिलेबस जानना किसी भी पोस्ट के लिए मुश्किल नहीं है। एचएसएससी की वेबसाइट पे जाओ, एचपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, आपको सिलेबस मिल जाएगा। और आरटीआई लिखना प्लीज आप गूगल खोलिए, या पिछले मेरे वीडियो में मैंने सिखा रखा है आरटीआई कैसे लिखते हैं, वो प्लीज आप खुद लिखिए। ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। कारण उसका ये है, ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है कुछ है, कारण उसका ये कि समय नहीं मिल पाता है। बहुत सारा समय उस चीज में चल जाएगा, और एक एक बच्चे के लिए यदि आरटीआई या एप्लीकेशन बैठ के लिखूंगे बहुत ज्यादा समय वेस्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, बहुत से लोग मुझसे मेरा फोन नंबर मांगते हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, मैं फोन नंबर ऐसे नहीं दे सकती हूँ। आपकी यदि कोई भी क्वेरी है आप मुझे ईमेल करके भेज सकते हैं, ईमेल shwetasinghdull@gmail.com। उसमें ये मत लिखो मैडम अपना नंबर दे दो, ऐसे मत लिखो, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। देर सवेर सही, मैं 10-15 दिन में मतलब रेगुलरली चेक करी थी। अब मुझे काफी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल 20-25 दिन हो गए हैं मुझे चेक किए हुए, तो मैं उसको चेक करूंगी बैठ के। और मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपनी क्वेरी लिखें, ठीक है। और जो मुझे लगेगा कि ये पब्लिक करने लायक है, सबको पता होना चाहिए, वो मैं ऑलरेडी आपके नाम और ईमेल हाइड करके कर देती हूँ। ओके, थैंक यू मयाश सिंह जी, थैंक्स अ लॉट। राहुल कुमार, आपके पास क्या फॉर्मेट है जी प्राइवेट सेक्टर में बेटर रिजर्वेशन का? मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है इस चीज का। मैं ये कहती हूं कि यदि कोई भी नेता, कोई भी लीडर ऐसी स्टेटमेंट देता है तो उस पर स्टिक रहे। उसको ये ना कहे नहीं 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 मैंने तो पब्लिक की बात नहीं करी थी भाई, मैंने तो प्राइवेट की थी। अरे नहीं 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 मैंने प्राइवेट में स्किल्ड की बात नहीं कही थी भाई, मैंने तो अनस्किल्ड की थी। अरे नहीं 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 मैं तो ना चपड़ासियों की बात कर रहा हूं, अब गेट कीपर की या चौकीदार की बात कर रहा हूं। तो ये बयानबाजियां ठीक नहीं होती ना, ये चालाकियां ठीक नहीं होती, कोई लॉ नहीं पड़ता है। हमें बहुत ज्यादा, हरियाणा प्रदेश को बहुत ज्यादा जरूरत है एक विजनरी नेता की, विजन से जो काम करे कि मुझे हरियाणा को वहां लेके जाना है, मुझे हरियाणा के बच्चे को यहां पहुंचाना है, मुझे हरियाणा का नाम वहां करना है। ऐसे विजनरी नेता की हमें जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है इस समय हरियाणा को। विजनलेस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप एक स्टेटमेंट देते हो, उससे बार बार आप कैसे पलट के उस स्टेटमेंट को कैसे कहां लेके जाते हो, वो बहुत गलत है। क्योंकि लोग आपके बयान सुनते हैं, आपके लॉज नहीं पढ़ते हैं डिटेल में। हम बयान सुन रहे हैं उनके, हम लॉज नहीं पढ़ रहे हैं। मैं 90%, 95, इनफैक्ट 99% पीपल की बात कर रही हूं यहाँ पे, जनरल आम पब्लिक की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे। ठीक, इसी के साथ आज का लाइव सेशन यहीं बंद करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।